नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं अमित कुमार। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग अकाउंट के सेशन में बात कर रहे हैं और अकाउंट में भी हम लोग लेखांकन अनुपात चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों, अगर बात की जाए लेखांकन अनुपात चैप्टर के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लेखांकन अनुपात क्या है, लेखांकन अनुपात के उद्देश्य क्या है, इनके बारे में भी हमने चर्चा की। मैंने अपनी कहानी को कहां पे स्टॉप किया था, आइए जरा इसके बारे में आगे सुनते हैं। और सुनने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज कंटिन्यू अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। मैंने आपसे पिछली कक्षा में भी बताया था कि आप अगर 2 महीने कम नींद भी ले लोगे तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपका बिगड़ जाने वाला है। लेकिन बेटा, अगर आपने ये 2 महीने आराम से सो के बिताए तो निश्चित रूप से आपकी पूरी लाइफ बहुत बर्बाद से गुजरने वाली है। ठीक है, तो निश्चित रूप से अगर 2 महीने आपने मेहनत कर ली तो उसका सार्थक परिणाम आपको मिलेगा। या तो फिर और भी रीज़न है, ये 2 महीने आप घूम भाग के ऐश कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लाइफ आपकी है, ये ज़िंदगी आपकी है, मार्कशीट आपकी है और आप खुद इतना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता रहा हूं कि 2 महीने अगर आपने वास्तविकता से मेहनत कर ली तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बहुत सुखदायी ही होगा। निश्चित रूप से यार, 2 महीने अगर 4 बजे उठ जाओगे तो कोई बवाल नहीं उठ जाने वाला है, कोई बवाल नहीं हो जाने वाला है। ठीक है, चलो ठीक। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा, हम लोगों ने कहाँ पे टॉपिक को छोड़ा था। आइए सबसे पहले एक आधारशिला बनाते हैं। देखिए, हम लोगों ने पहले ही बात को वित्तीय विवरण, सबसे पहले हम लोग वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया था कि वित्तीय विवरण विश्लेषण की प्रमुख तकनीकें होती हैं, जिसमें पहली थी तुलनात्मक पत्रक, फिर था समाकार विवरण, फिर आपका था अनुपात विश्लेषण, फिर आपका था रोकड़ प्रवाह विवरण। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका है कि तुलनात्मक पत्रक में 2 तरीके होते थे, तुलनात्मक आय विवरण का और तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे का। डिटेल से हम लोगों ने तुलनात्मक आय विवरण को भी पढ़ा और डिटेल से हम लोगों ने तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे के बारे में भी अध्ययन किया। बच्चों, उसके बाद हम लोग समाकार विवरण के बारे में आए। समाकार विवरण के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल से सारी चीज़ों को पढ़ा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं थी। बेटा, समाकार विवरण पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट आए अपने केस में। समाकार विवरण में भी हम लोगों ने 2 चीज़ों को ध्यान दिया था, आपको याद होगा। सबसे पहले हमने बताया था कि आय वाला, जो कि आपको बताया था कि व्यक्तिगत आय का संबंध किससे हुआ करता था, कुल विक्रय से हुआ करता था। उसी तरीके से संपत्ति और दायित्व वाला, तो व्यक्तिगत संपत्ति का संबंध कुल संपत्ति से और व्यक्तिगत दायित्व का संबंध कुल दायित्व से, हाँ बिल्कुल सही है, गुणे में 100 हुआ करता था। इस तरीके से हमने समाकार विवरण के बारे में भी चर्चा कर ली थी। फिर हम लोग बात कर रहे थे अनुपात विश्लेषण, ये तीसरी तकनीक थी। अनुपात विश्लेषण को लेखांकन अनुपात कहते हैं। इसी लेखांकन अनुपात को मैंने 4 भागों में अलग अलग डिवाइड कर रखा था। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लाभदायकता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात और तरलता अनुपात, ये क्या हुआ करते थे। लेखांकन अनुपात के अंतर्गत ये तकनीक थी भाई। जैसे समाकार विवरण के अंतर्गत तकनीक थी, तुलनात्मक आय विवरण के अंतर्गत तकनीक थी, उसी तुलनात्मक पत्रक के अंतर्गत 2 तकनीकें थी। उसी तरीके से लेखांकन अनुपात के अंतर्गत भी बेटा वो 4 चीजें थी। हम लोगों ने पहले डिटेल तो डाल ली थी लाभदायकता अनुपात के बारे में। मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो, हम लोगों ने लाभदायकता अनुपात के बारे में चर्चा की थी, बहुत डिटेल से हम लोगों ने लाभदायकता अनुपात के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि जो लाभदायकता अनुपात है, वो लाभदायकता अनुपात 2 तरीकों से निकाला जाता है। एक तो होता था विक्रय पर आधारित, एक होता था विनियोग पर आधारित। लेकिन यहाँ पे बेटा बात केवल हम उसी के आधारित करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि एक सेकंड मैं थोड़ा सा फैन स्लो कर दूं ताकि आपको थोड़ा बहुत अगर वाइब्रेट हो रहा होगा, वॉल्यूम का तो नहीं हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और स्लो कर दो। हाँ, थोड़ा गर्मी चल रही, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लाभदायकता अनुपात है बच्चा, वो लाभदायकता अनुपात को अपन ने 2 भागों में बांट के रखा है। कैमरे पे कुछ लगा है क्या, हल्का सा वो आ रहा है, हा? थोड़ा सा एक बार साफ करो उसको। एक सेकंड बेटा, वेट करना थोड़ा सा ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चा, मैंने आपको बताया था लाभदायकता अनुपात के बारे में, और लाभदायकता अनुपात को मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि विक्रय पर आधारित भी होता है और विनियोग पर आधारित भी होता है। बच्चा, ये विक्रय आधारित भी होता है और विनियोग पर भी आधारित होता है। तो मैंने आपको बताया था कि विनियोग पर आधारित आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग लाभदायकता अनुपात पढ़ेंगे किस पर आधारित, विक्रय पर आधारित। किस पर आधारित बेटा पढ़ेंगे, विक्रय पर आधारित पढ़ेंगे। ठीक है, विक्रय पर आधारित पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए विक्रय पर आधारित की, तो विक्रय पर आधारित को भी हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। सबसे पहले सकल लाभ अनुपात के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी
कि सकल लाभ अनुपात क्या है, और इसके सवाल भी हम लोगों ने लगाए थे 1-2 ठो। इसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा कंप्लीट कर ली थी। बाद में बेटा आपको याद है कि सकल लाभ अनुपात के बाद शुद्ध लाभ अनुपात है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, शुद्ध लाभ अनुपात के बारे में। तीसरा अगर बात की जाए तो इसी के अंतर्गत आता है संचालन अनुपात। तीसरा अगर बात की जाए तो इसी के अंतर्गत आता है बेटा संचालन अनुपात, संचालन अनुपात, और फिर आता है व्यय अनुपात, फिर आता है व्यय अनुपात, फिर आता है व्यय अनुपात, फिर आता है व्यय अनुपात। वैसे तो बच्चा अगर बात की जाए लाभदायकता अनुपात के बारे में, तो लाभदायकता अनुपात और तरलता अनुपात, देखिए आप सबको पता है कि लेखांकन अनुपात की 4 अलग अलग विधियां मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखी थी, जिसमें मैंने बताया था लाभदायकता अनुपात, तरलता अनुपात और क्रियाशीलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात। वैसे तो ये चारों मेथड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिहाज से तरलता अनुपात और लाभदायकता अनुपात वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से थ्योरेटिकल भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और डायरेक्ट सवाल भी आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं कि हम लोग क्रियाशीलता अनुपात और शोधन क्षमता अनुपात के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। बच्चा चर्चाएं तो वहां पे भी होंगी निश्चित रूप से। अच्छा, आज मैंने कुछ कमेंट किया अपने सेक्शन पे, तो आप लोगों में से काफी सारे परेशान हो गए कि सर क्या क्लास आप नहीं लेंगे क्या? देखिए क्लास कंटिन्यू चलेंगी। हमसे मैंने ये डिसाइड किया क्योंकि आपके पास समय ज्यादा अच्छा मिल गया है, तो आप अपने समय पे ज्यादा चीजें रिवीजन करें, क्लास कम देखें, एक ही क्लास अपन डेली किया करेंगे। जैसे आज अकाउंट की कर ली, कल इकोनॉमिक्स, फिर अकाउंट, फिर अकाउंट इकोनॉमिक्स, ऐसे करके भी करेंगे, तब भी इस महीने में बहुत आराम से सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, बहुत आराम से। तो क्यों जबरदस्ती का अपन जल्दी जल्दी में रहते, क्योंकि 2-2 क्लास लेते हैं तो जल्दबाजी में भागते हैं। आपके पास समय है, मेरे पास भी समय, तो आराम से उसको करते हैं। हालांकि एक महीने जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको कंटिन्यू करेंगे, परेशान मत होना, लेकिन इसको अपन अल्टरनेट लेके आप चलेंगे, ठीक है? ठीक है। तो सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, संचालन अनुपात और व्यय अनुपात। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले तो बताया था आपसे सकल लाभ अनुपात के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे मैं जरूर इसके बारे में चर्चा करूंगा। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से सारी बात बता रखी है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ लोगों ने रिवीजन नहीं किया हो, तो एक बार रिवीजन भी उनका हो जाएगा, और जिनको सारी बातें पता है तो उनके बारे में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए बच्चा, अगर बात की जाए सकल लाभ अनुपात के बारे में, तो सकल लाभ अनुपात का निकालने का सूत्र होता था सकल लाभ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, सकल लाभ अनुपात निकालने का सूत्र होता था सकल लाभ बटे शुद्ध विक्रय, सकल लाभ बटे शुद्ध विक्रय, सकल लाभ बटे शुद्ध विक्रय इंटू 100, सकल लाभ बटे शुद्ध विक्रय इंटू 100। आप सबको पता है कि यहां से 2 चीजें हमेशा क्या होती थी, गायब हो सकती थी। एक तो डायरेक्ट सकल लाभ भी नहीं मिल सकता था, तो हमको सकल लाभ का भी फार्मूला बनता होना चाहिए। तो सकल लाभ का बेटा फार्मूला क्या होता है? विक्रय, और विक्रय का मतलब यहाँ किस विक्रय से? शुद्ध विक्रय से। विक्रय का मतलब यहाँ किस विक्रय से? शुद्ध विक्रय से। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से बोल सकते हैं कि सर विक्रय और शुद्ध विक्रय में क्या अंतर है? बेटा जमीन आसमान का अंतर है। विक्रय का मतलब विक्रय होता है, और शुद्ध विक्रय का मतलब होता है विक्रय में से विक्रय वापसी को घटाएंगे तो शुद्ध विक्रय आएगा। तो यहाँ पे जो हमको लिखना है वो शुद्ध विक्रय लिखना है। बेटा आपने विक्रय लिख दिया, ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? आपने क्या लिख दिया बेटा? विक्रय लिख दिया, ठीक। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात की थी सकल लाभ, सकल लाभ बराबर क्या होता था बेटा? तो सकल लाभ बराबर होता था विक्रय, विक्रय का मतलब यहाँ पे शुद्ध विक्रय होता था, और उसके बाद विक्रय में से हम लोग अंतिम स्टॉक को जोड़ते थे। इंग्लिश से मैं बोलता जा रहा हूं, लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, आपको भी ना मुझे। अंतिम स्टॉक को जोड़ते थे, माइनस करते थे यहाँ पे क्रय को, यानी कि परचेज, परचेज को क्रय करते थे, मतलब क्रय करते थे, क्रय लिखते थे। उसके बाद बेटा प्रारंभिक स्टॉक लिखते थे, उसके बाद क्या लिखते थे? प्रारंभिक स्टॉक लिखते थे, और उसके बाद क्या लिखते थे? प्रत्यक्ष व्यय लिखते थे। उसके बाद क्या लिखते थे? प्रत्यक्ष व्यय लिखते थे, ठीक है बेटा? क्या लिखते थे? प्रत्यक्ष व्यय लिखते थे। अभी मैं आपको बताऊंगा प्रत्यक्ष व्यय के बारे में, वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं। ये हमारा सूत्र हुआ करता था, विक्रय, शुद्ध विक्रय, अंतिम स्टॉक। क्रय में भी शुद्ध क्रय हुआ करता था, मतलब क्रय वापसी घटा के प्रारंभिक स्टॉक प्लस प्रत्यक्ष व्यय करके हमारा सकल लाभ निकला करता था। हालांकि मैंने आपको यह भी बताया था, या तो एक कॉन्सेप्ट और हो सकता है सकल लाभ निकालने का बेटा, या तो एक कॉन्सेप्ट और हो सकता है सकल लाभ निकालने का। आप एक काम कर रहे हो, या तो आपके पास बेचे गए माल की लागत यदि दी हुई है, तो आप एक काम करो, बेचे गए माल की लागत को शुद्ध विक्रय से यदि आप घटाओगे तो भी बेटा ये आपका निकल के आ गया। बेचे गए माल की लागत से यदि आप शुद्ध विक्रय में से घटाओगे तब भी आपका ये निकल के आ गया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। तो शुद्ध विक्रय में से यदि बेचे गए माल की लागत को आप घटाएंगे तब भी जाकर के आपका सकल लाभ ही निकल के आएगा, इसमें कोई संशय वाली बात है नहीं। इसको आप विशेष तौर पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हालांकि मैंने ये भी बताया कि बेचे गए माल की लागत यदि नहीं दी हुई है तो भी सूत्र क्या होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है बेटा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, शायद क्रय होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, प्रत्यक्ष व्यय होता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, यही होता है, तो उसको भी याद रखिएगा। बेचे गए माल की लागत ये होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपने प्रोसेस को याद किया हुआ तो निश्चित रूप से बहुत मजा आने वाला है। फिर इसके मुताबिक हम लोगों ने सवाल को भी लगाया हुआ है। हाँ, शुद्ध विक्रय का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। शुद्ध विक्रय का मतलब होता है विक्रय माइनस विक्रय वापसी। शुद्ध विक्रय का मतलब यहां हुआ करता था विक्रय माइनस विक्रय वापसी।
देखो जितनी बार आप इसको लिखेंगे इनके सूत्रों को, उतनी दफा आपको चीजें याद होने वाली है। एक बार में कोई चीज कभी याद नहीं होने वाली है, इसको हमेशा याद रखना। तो शुद्ध विक्रय बराबर क्या हुआ करता था, विक्रय माइनस विक्रय वापसी। ये तो थी बात सकल लाभ की। क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है शुद्ध लाभ अनुपात का। ये चीजें आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुकी थी और इसके हम लोगों ने सवाल भी लगा लिए थे। तो अब चलते हैं आज अपन शुद्ध लाभ अनुपात के। लेकिन सबसे पहले एक शब्द आ गया प्रत्यक्ष व्यय, उसको समझ लेते हैं। क्योंकि शुद्ध लाभ में अप्रत्यक्ष व्यय भी आएगा, तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे तो निश्चित रूप से पढ़ने में और भी मजा आने वाला है। पढ़ने में और भी मजा आने वाला है, निश्चित रूप। देखिए तो दो चीजें हैं, इनको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दो चीजें हैं, इनको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं प्रत्यक्ष व्यय, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में आपको बहुत परेशान करेगा। प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष व्यय का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे व्यय, ध्यान से समझना, ऐसे व्यय जो वस्तु के, ऐसे व्यय जो वस्तु के उत्पादन से संबंधित होते हैं। ऐसे व्यय जो वस्तु के उत्पादन से संबंधित होते हैं। ऐसे व्यय जो वस्तु के उत्पादन से संबंधित होते हैं, वस्तु के उत्पादन से संबंधित होते हैं। जैसे चुंगी, इंग्लिश में जिसको ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। जैसे कारखाना व्यय, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कारखाना व्यय। जैसे वेजेस यानी मजदूरी, जैसे फ्यूल यानी ईंधन और शक्ति, फ्यूल एंड पावर, ईंधन और शक्ति। लेकिन एक अंतर समझिएगा, अगर शक्ति और ईंधन है तो वो फिर प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होगा। अगर शक्ति और ईंधन दिया हुआ था, क्योंकि ये सारे वस्तु के उत्पादन संबंधित होते हैं और कारखाने से संबंधित होते हैं। किनसे संबंधित होते हैं, कारखाना से संबंधित होते हैं। किनसे, कारखाना से संबंधित होते हैं। तो ये सारे व्यय किसके संबंधित होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय से संबंधित होते हैं। तो आप समझ गए सकल लाभ में जिन हम प्रत्यक्ष व्ययों की बात करें वो यही प्रत्यक्ष व्यय, और आपको घूम फिर करके यही सारी चीजें मिलेगी भी, तो आप समझ जाना कि वो अप्रत्यक्ष व्यय है। दूसरा हमको चीजें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी जो हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष व्ययों की। किसके बारे में बेटा, अप्रत्यक्ष व्ययों की। किनके बारे में बेटा, अप्रत्यक्ष व्यय के बारे में। किसके बारे में, अप्रत्यक्ष व्यय के बारे में। ऐसे व्यय बेटा, अप्रत्यक्ष व्यय का मतलब होता है ऐसे व्यय जो वस्तु के बिक्री से संबंधित होते हैं, संबंधित हैं, ना कि उत्पादन से, ना कि उत्पादन से, ना कि उत्पादन से। तो बेटा ऐसे व्यय जो वस्तु के बिक्री से संबंधित होते हैं ना कि उत्पादन से, ऐसे व्ययों को अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप लिख लो प्रशासनिक व्यय। और जितने एग्जांपल पे मैं लिख रहा हूं ना बेटा, यही आपके पूरे क्वेश्चन पे भी मिलेंगे। प्रशासनिक व्यय तो याद भी कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। वितरण व्यय, विज्ञापन व्यय, विज्ञापन व्यय, बिक्री व्यय, वेतन, कमीशन आदि। बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल आपके काम के इतने ही मिलेंगे। तो ये सारे खर्चे जो बेटा कहलाते हैं ये अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर खींच लेना, और ये सारे व्यय हो सके तो प्लीज याद कर लेना, और याद करना ही पड़ेगा नो डाउट। हाँ, अगर यहां पे शक्ति और ईंधन लिख दूंगा तो फिर अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएगा, इसको हमेशा याद रखना। अरे कितना डिटेल से आपको नहीं आएगा, फिलहाल ईंधन और शक्ति आप याद रखो, लेकिन शक्ति और ईंधन होगा तो ये चीज आएगी, इसको याद रखना, ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखना। अच्छा, यहीं पे दो चीज और बता देता हूं, आंतरिक वापसी और बाह्य वापसी। आपको एक जगह आंतरिक वापसी लिखा मिलेगा, परेशान मत होना। आंतरिक वापसी का मतलब क्रय वापसी से है। मेरी सारी चीजों को नोट करके लिखना, क्योंकि आपको समस्या आएगी इन सारी चीजों में। जरूरी नहीं है कि आपको आपको डायरेक्ट क्रय वापसी लिख देगा तब तो दिक्कत नहीं आएगी भाई, आपको पता है क्रय वापसी क्रय में से घटाते हैं। लेकिन अगर आंतरिक वापसी लिख दिया तो फिर कहां से समझ पाओगे कि आंतरिक वापसी का मतलब किस वापसी से है। अब क्यों आंतरिक वापसी को क्रय वापसी कहते हैं, इस पर जाने की कोई ठोस आवश्यकता है नहीं, मैं आपको ले जाऊंगा वहां पर। और एक है बाह्य वापसी, और बाह्य वापसी का मतलब क्या होता है, विक्रय वापसी। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में मिलेंगे, आंतरिक वापसी और बाह्य वापसी, ठीक है, आंतरिक वापसी और बाह्य वापसी।
आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे कि अगर इसके सवाल नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बेटा, दिक्कत वाली बात तो नहीं अगर आप इसके सवाल नहीं भी पढ़ोगे तो, लेकिन समस्या यह है कि डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर में इसके सूत्र करने के लिए आ जाएंगे। जैसे आप पुराना पेपर उठाओगे तो देखोगे कि 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दिया कि सकल लाभ अनुपात का सूत्र बताइए या बेचे गए माल की लागत का सूत्र बताइए। 1 या 2 नंबर में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो आप कुल मिलाकर के पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, आप इनसे बच नहीं सकते, आप इनसे बच नहीं सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? आंतरिक वापसी और बाह्य वापसी इंपॉर्टेंट है। जितना डिटेल से मैं इन सारे चैप्टरों को बेटा आपको पढ़ा रहा हूं ना, उतना डिटेल से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कह सकता हूं कि जितना डिटेल से आपने अकाउंट को पढ़ा हुआ है और जितना डिटेल से मैं आपको अकाउंट पढ़ा रहा हूं, आपके मन में कुछ भी मेरे प्रति हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं या मैं एक ऐसा शिक्षक हूं या कुछ भी आप समझो, एक पर्सनालिटी हूं जो केवल अपना हित कभी नहीं देखता है। कहीं ना कहीं मुझे बच्चों के प्रति लगाव है, और ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे लगाव है। ठीक है, इतना समझ लो। ठीक है, आपको हाँ, सिंपल सी बात है, मेरा भी एक अपना परिवार है, मैं भी आपके ही अधीन काम कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं अपने निजी स्वार्थ के पीछे इतना पागल हो जाऊंगा कि आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपसे मैंने पैसा लिए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 500 की वैल्यू क्या होती है। आपने इकोनॉमिक्स और अकाउंट दोनों के लिए दिया है तो बेटा परेशान मत हो। मैंने बताया तो कि अब आपका अकाउंट इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का 1 रुपया नहीं लगेगा, निश्चिंत रहो आप इससे। ठीक है, निश्चिंत रहो। आपके पिताजी की मेहनत की कमाई बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, तो निश्चिंत रहो, आपको इतना देकर के जाऊंगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। और कहते हैं ना कि जब चीजें मन की मिल जाती हैं तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। चलिए, तो ये चीज होगी। अब हम लोग बात करते हैं सीधे बेटा शुद्ध लाभ अनुपात में। शुद्ध लाभ अनुपात में क्या है? शुद्ध लाभ अनुपात में देखिए, इनका आपको सूत्र ही याद करना है, सारा मैटर सूत्र का ही है। आपसे कोई थ्योरी नहीं पूछी जाएगी शुद्ध लाभ अनुपात से आप क्या समझते हो। हाँ, सूत्र पूछा जाएगा, शुद्ध लाभ अनुपात का सूत्र लिखिए। तो देखिए बेटा, शुद्ध लाभ अनुपात का सूत्र क्या होता है? शुद्ध लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात बेटा, शुद्ध लाभ अनुपात का सूत्र होता है सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ अनुपात माइनस अप्रत्यक्ष व्यय, माइनस अप्रत्यक्ष व्यय। सकल लाभ अनुपात माइनस अप्रत्यक्ष व्यय। अब कोई अगर मेरे से बोले कि सर अप्रत्यक्ष व्यय का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया, प्रशासनिक व्यय, वितरण व्यय, विज्ञापन व्यय, बिक्री व्यय, ये वेतन, कमीशन, ये सारे अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। सकल लाभ अनुपात में से सकल लाभ में से यदि हमने अनुपात नहीं, क्योंकि सकल लाभ अनुपात तो एक बड़ा शब्द हो जाता है। सकल लाभ में से यदि हमने अप्रत्यक्ष व्यय को घटा दिया तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा? शुद्ध लाभ अनुपात निकल जाएगा। अच्छा, ये चीजें आप पहले भी कर चुके हो। कहां कर चुके हो आपको याद दिलवाऊं? तुलनात्मक आय विवरण में, तुलनात्मक आय विवरण में, तुलनात्मक आय विवरण में क्या कर चुके हो मैं फिर से आपको बता दूं। आपने तुलनात्मक आय विवरण में सीधे किया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब भी विक्रय होता है, मैं कई बार बता चुका हूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब भी विक्रय होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। आपको मैंने ये भी बताया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाते थे, चीजों को थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो सारी चीजें आप रिलेट कर पाओगे। तो आपका क्या आता था, कोई मुझे बता सकता है? आप बताओगे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यानी कि क्या आता था? सकल लाभ आता है कि नहीं आता? तो अभी मैंने आपको इसके पहले क्या सूत्र बताया कि शुद्ध विक्रय में से यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ आएगा। तो इसमें क्या मैं नया पढ़ा रहा हूं? मैं तो वही पढ़ा रहा हूं जो मैंने पहले भी पढ़ा चुका है, बस वहां लिखता था ऐसे, यहां लिखता हूं ऐसे। बात तो वही है, इधर कान का पकड़ो चाहे इधर का, बात तो वही कर रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, फिर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाता था, प्रशासनिक एक्सपेंसेस घटाता था, सेलिंग एक्सपेंसेस घटाता था। तो यहां आपका मैं लिखता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लिखता था कि नहीं लिखता था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि शुद्ध लाभ कर के पूर्व, इसमें से बेटा मैं माइनस टैक्स घटाता था और फिर लिखता था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वही चीज तो मैंने यहां पे किया ना कि ग्रॉस प्रॉफिट में से अप्रत्यक्ष खर्चों को घटाया तो बेटा शुद्ध लाभ निकल के आया। इसमें इतना बवाल वाली क्या बात है? इसमें इतना बवाल वाली क्या बात है? शुद्ध लाभ का सूत्र होता है, शुद्ध लाभ अनुपात का नहीं, क्योंकि शुद्ध लाभ अनुपात का सूत्र वही होता है जो सकल लाभ का होता है। कैसे बता रहा हूं? तो इसमें कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं थी कि मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूं, मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं, बस नजरिए में फर्क है। आपने चीजों को समझा नहीं, मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब देखिए बात, हाँ मैंने यहाँ पे अनुपात क्यों काटा? क्योंकि बाई मिस्टेक लिख दिया था मैंने। शुद्ध लाभ का सूत्र होता है एक्चुअली जब आप शुद्ध लाभ अनुपात निकालते हो तो उसी तरीके जैसे आप सकल लाभ निकाला था, क्योंकि शुद्ध लाभ अनुपात का सूत्र होता है बेटा शुद्ध लाभ
बटे शुद्ध विक्रय। हाँ, सभी के बटे में शुद्ध विक्रय होगा क्योंकि आप विक्रय पर आधारित पढ़ ही रहे हैं। शुद्ध विक्रय गुणे 100। अब शुद्ध लाभ कैसे निकलेगा ये यहां पे मैंने बता दिया। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सर अगर मान लीजिए शुद्ध लाभ का अनुपात निकालने के लिए आएगा तो सबसे पहले हमको सकल लाभ अनुपात निकालना पड़ेगा, सकल लाभ निकालना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, निकालना ही पड़ेगा। या ये हो सकता है कि अगर आपको शुद्ध लाभ अनुपात दे दिया तो सकल लाभ निकाल के दे देगा, अप्रत्यक्ष व्यय दे देगा, आपको सीधे घटा देना पड़ेगा। ये भी इट इज अ पॉसिबल हो सकता है, कई बार ऐसे भी देखने को मिला है। लेकिन हो सकता है ना दे, वो सकल लाभ आपसे निकालने के लिए बोले और फिर आप प्रशासनिक व्ययों और वितरण विज्ञापन व्यय में से कुछ दे घटा करके शुद्ध लाभ निकालो, शुद्ध लाभ से फिर शुद्ध लाभ अनुपात निकालो, क्योंकि फाइनल आंसर शुद्ध लाभ अनुपात का ही है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोले कि सर शुद्ध लाभ अनुपात का सूत्र ये है, जैसे आपने ख्याति में पढ़ा ना कि औसत लाभ की ख्याति का सूत्र क्या होता है, औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष, फिर औसत लाभ का सूत्र आप पढ़ा करते थे। उसी तरीके से शुद्ध लाभ अनुपात का सूत्र शुद्ध लाभ बटे शुद्ध विक्रय होता है और शुद्ध लाभ का सूत्र ही होता है। शुद्ध विक्रय का तो पहले ही बता चुका हूं कि विक्रय माइनस विक्रय वापसी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए, अभी इतनी दोनों चीजें अगर आपको याद हो गई हैं तो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, पहला और दूसरा सवाल तो हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। एक एक करके पढ़ेंगे, जितना आपको पढ़ाता जाऊंगा केवल आपको उतना पढ़ना है, उससे ज्यादा एक पॉइंट नहीं पढ़ना। मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है? एक पॉइंट नहीं पढ़ना, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है? चलो, चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा जब आपने देखा होगा तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में तीन चीजें बोला है। एक तो बोला है सकल लाभ अनुपात निकालने के लिए, सकल लाभ अनुपात निकालने के लिए बोला है। दूसरा चीज उसने शुद्ध लाभ अनुपात निकालने के लिए बोला है, शुद्ध लाभ अनुपात। तीसरा जो भी बोला वो हमको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ये दो ही अनुपात निकालेंगे, क्योंकि हमने ये और ये अनुपात पढ़ा ही नहीं है। हालांकि तीसरा उसने संचालन अनुपात भी बोल दिया है निकालने के लिए, लेकिन चूंकि अभी हमने संचालन अनुपात के बारे में चर्चा नहीं की है और ना व्यय अनुपात के बारे में, तो इनका अगर हमको क्वेश्चन में मिलेगा भी तो हम अभी नहीं करेंगे। जब हम इनकी बात कर लेंगे तो उनका क्वेश्चन ऑलरेडी मैं लगा के आपको दिखा दूंगा उसी सवाल में से। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए, चूंकि सकल लाभ अनुपात आपने अच्छे से पढ़ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग निकालते हैं सकल लाभ अनुपात। आप सबको पता है, क्योंकि जितनी मर्तबा बेटा आप सूत्र लिखोगे ना उतनी मर्तबा आपको सारी चीजें याद आने वाली हैं, इतना हमेशा याद रखना। आप सबको पता है कि सकल लाभ अनुपात का सूत्र अमित सर ने बहुत डिटेल से बता के रखा है कि क्या होता है बेटा, सकल लाभ बटे शुद्ध विक्रय गुणे 100। आपको यह भी पता है कि सकल लाभ निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन में देख लो, कहीं बेचे गए माल की लागत तो नहीं दी हुई है, आप बोलोगे नहीं दी हुई है। अगर नहीं दी हुई है तो इसका मतलब फिर वही बड़ा वाला सूत्र ही लगेगा, वही बड़ा वाला सूत्र ही लगेगा, क्योंकि अगर बेचे गए माल की लागत दी होती तो चीजें थोड़ा सा शॉर्टकट में हो जाती। शुद्ध विक्रय में से बेचे गए माल की लागत घटा देते तो डायरेक्ट सकल लाभ आ जाता। सकल लाभ यहाँ रखते, शुद्ध विक्रय यहाँ लिखते, गुणे 100 करते, सकल लाभ अनुपात का आंसर आ जाता। लेकिन चूंकि बेचे गए माल की लागत नहीं दी है इसलिए वो पूरा वाला वही करेंगे। अब आप देखो विक्रय कितना दिया है, आप बताओगे विक्रय दिया 3,10,000, लेकिन विक्रय वापसी है 10,000, यानी शुद्ध विक्रय दिया है 3 लाख। आपको पता है विक्रय में से विक्रय वापसी घटा के ही यहाँ पे लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने यहाँ पे 3 लाख किया, ठीक है। आगे अगर बात की जाए तो फिर क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे हमने शुद्ध विक्रय लिखा। शुद्ध विक्रय के बाद अंतिम स्टॉक को जोड़ते हैं। देखो अंतिम स्टॉक कितना दिया हुआ है, अंतिम स्टॉक दिया हुआ था 50,000, तो हमने यहाँ पे 50,000 को जोड़ दिया। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करो यहाँ पे बेटा। जब हमने माइनस किया तो आपको पता है कि यहाँ पे माइनस में क्या होता है। सबसे पहले तो क्रय देखते हैं। क्रय देखो कितना दिया हुआ है, क्रय दिया हुआ है 1,80,000। ध्यान से देख लो, क्रय वापसी तो नहीं दी हुई ना, नहीं दी हुई है। चलो नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो वही होगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्रय वापसी नहीं दी है, तो अभी नहीं दी है दादा मेरे, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर वही क्रय ही होगा। क्रय वापसी थोड़ी अलग से लाओगे कि वो आप अलग से लाओगे जोड़ने के लिए, नहीं दी है तो वही हो 1,80,000। बेटा आगे अगर बात करोगे तो फिर क्या है, परचेज दिया हुआ है, परचेज तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। ओपनिंग स्टॉक देखो 45,000, तो यहाँ पे आपने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक 45,000। कितना लिख दिया बेटा? 45,000। प्लस करो प्रत्यक्ष खर्चे। आपको अभी अभी मैंने प्रत्यक्ष खर्चे या प्रत्यक्ष व्यय के बारे में अवगत कराया। अभी नालायक, प्रत्यक्ष खर्चे या प्रत्यक्ष व्यय एक ही होता है, ठीक है। इंग्लिश में उसी को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या होते हैं मैं बेहतरीन तरीके से लिख चुका हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो व्यय जो उत्पादन से संबंधित होते हैं वो सारे प्रत्यक्ष खर्च कहलाते हैं। आपने देखा तो इसमें केवल एक खर्चा निकाल दिया 5,000 रुपये जो मजदूरी का था। अब आप में से बहुत सारे चिल्लर पार्टी के बच्चे बोलेंगे सर ये प्रशासनिक व्यय भी तो लिखा हुआ है, वितरण व्यय तो लिखा हुआ है। अरे नालायकों, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष व्यय है।
अप्रत्यक्ष व्ययों का योगदान शुद्ध लाभ में होगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमारा सकल लाभ यहाँ से निकल आएगा। इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। तो आपने यहाँ पे किया बेटा, तो ये आपका 3,50,000 आया। माइनस करो बेटा 1,80,000 और ये हो जाएगा 45 5 50 2,30,000। कितना निकला है बेटा? 2,30,000। ठीक है, आपका ये क्या निकल रहा है बेटा? आपका ये सकल लाभ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? आपका ये सकल लाभ निकल रहा है। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, सकल लाभ को ध्यान से समझो। आपने ये सकल लाभ को सॉल्व किया तो फिर क्या आ गया? 3,50,000 में से 2,30,000 जब आप घटाओगे तो मेरे हिसाब से 2,20,000 आएगा। कितना क्या बेटा? 2,20,000 आएगा। अब चूंकि सकल लाभ आपका निकल चुका है तो अब आप डायरेक्टली भी यहाँ पे सकल लाभ अनुपात भी निकाल सकते हो। भाई सकल लाभ तो आपका निकल चुका है तो अब आप यहाँ पे सकल लाभ अनुपात भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सकल लाभ अनुपात कितना निकल आएगा? आपको पता है कि ये 2,20,000 होगा। शुद्ध विक्रय कितना दिया हुआ है? आपने पहले ही निकाल के रखा है, 3 लाख रुपया। कितना? 3 लाख रुपया। कितना? 3 लाख रुपया गुणे 100। गुणे कितना करोगे बेटा? 100 करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? गड़बड़ कर दिया क्या? 1,20,000 होगा। ठीक, कोई बात नहीं, सॉरी 1,20,000 होगा, सॉरी। 3 चौको 12, ये आ जाएगा आपका 40%। कितना आ गया बेटा? 40%। ये क्या आ गया? सकल लाभ अनुपात आ गया। कोई दिक्कत? हाँ, बाई मिस्टेक कर दिया। 3,50,000 में 2,30,000 घटाओगे तो 1,20,000 आएगा, 2,20,000 नहीं आएगा। ठीक है, 3 में 2 1 आएगा। तो ये कितना आ गया? 40%। एक चीज तो आपकी निकल आई, सकल लाभ अनुपात। कोई दिक्कत किसी को? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जब आपका सकल लाभ अनुपात निकला है तो शुद्ध लाभ तो ऑलरेडी निकल चुका है आपका, पहला आपका निकल आ गया। अब आपको निकालना है यहाँ पे शुद्ध लाभ अनुपात। आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि शुद्ध लाभ अनुपात में सबसे पहले शुद्ध लाभ निकालना होता है, और शुद्ध लाभ का सूत्र आप सबको अगर याद है तो बहुत अच्छा है, अब ये भी मैंने लिखा, और अगर नहीं याद है तो फिर से लिख दो। शुद्ध लाभ का सूत्र होता है सकल लाभ माइनस अप्रत्यक्ष व्यय। सकल लाभ माइनस अप्रत्यक्ष व्यय। सकल लाभ माइनस अप्रत्यक्ष व्यय। आपने सकल लाभ ऑलरेडी पहले से निकाल लिया। कितना? 1,20,000। हाँ बेटा, सकल लाभ दोबारा थोड़ी निकालोगे कि आप शुद्ध लाभ के लिए फिर से सकल लाभ दोबारा निकालोगे। आपने निकाल तो लिया, सकल लाभ का सूत्र तो हर बार यही होगा। तो 1,20,000। अप्रत्यक्ष व्यय 2 दिए हुए हैं क्वेश्चन में, एक तो प्रशासनिक व्यय दिया हुआ है, दूसरा बिक्री एवं वितरण व्यय दिया हुआ है, जो टोटल मिला के हो जाएगा 72,000। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से बोल रहे होंगे कि सर ये 72,000 कहाँ से आया? बेटा, ये प्रशासनिक व्यय और विक्रय व्ययों को जोड़ करके आया, विक्रय व्ययों को जोड़कर आया। ठीक है, ये 72,000 तक दिख रहा कि नहीं दिख रहा? लास्ट तक दिख रहा? कोई दिक्कत नहीं दिख रहा? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 72,000 दिख रहा। इसको अगर आप माइनस करोगे तो बेटा ये आ जाएगा, 10 में 2 हो जाएगा 8, 12 में 8 जाएगा 4, 1 में 48,000। कितना का? 48,000। शुद्ध लाभ अनुपात जब आप निकालोगे तो शुद्ध लाभ अनुपात 48,000 बटे शुद्ध विक्रय। शुद्ध विक्रय फिर से वही 3 लाख गुणे आप 100 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16%। देख लो, आंसर 16% आ रहा होगा शुद्ध लाभ अनुपात। खत्म बात। इतना छोटा सा सवाल था, लेकिन उसके लिए बहुत मर्तबा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत मर्तबा बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ संभव नहीं है, और निश्चित रूप से अगर आपने प्रैक्टिस की तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एक खासियत जरूर समझिएगा कि इसमें उतने ही सवाल लगाइएगा जितने सवाल मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा एक सिंगल सवाल आपको नहीं पढ़ना है। एक सिंगल सवाल आपको नहीं पढ़ना है जितने मैं बताऊंगा इस चैप्टर का। मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, निश्चित रूप से। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बात करते हैं अगर बेटा अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अभी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसका टॉपिक अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। मैंने फिर से बता दिया, मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से धीरे धीरे पढ़ते जाना, अपना ज्ञान बीच में मत घुसेरना, वरना सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं डायरेक्ट अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जब हमने देखा, हाँ बेटा उसमें संचालन अनुपात भी बोला था, लेकिन मैंने आपसे बताया ना कि अभी हम लोग केवल और केवल शुद्ध लाभ और सकल लाभ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने संचालन अनुपात के बारे में पढ़ा नहीं, तो उसके बारे में अगर मैं डायरेक्ट बता भी दूंगा तो कैसे पता चलेगा, जब तक उसका तो मैंने पढ़ा था इसलिए मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन साफ साफ दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूचनाओं से अलीबाबा कंपनी में लाभान्विरण दिया हुआ, लास्ट में लिखा हुआ है कि शुद्ध लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। और शुद्ध लाभ अनुपात जब आपका दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज और है, उसको ध्यान से हमेशा याद रखना कि शुद्ध लाभ अनुपात के लिए इस क्वेश्चन में सीधे शुद्ध लाभ निकाल के दे दिया। तो अगर शुद्ध लाभ अनुपात में शुद्ध लाभ निकाल के दे दिया तो सारी कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। शुद्ध लाभ कितना निकाल के दे दिया बेटा, तो शुद्ध लाभ आपका निकाल के दे दिया 50,000। कितना दे दिया बेटा, 50,000 दिया हुआ। तो अगर ये 50,000 दिए हुए तो आप सीधे 50,000 लिख लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुद्ध विक्रय आपको लिखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा बेटा। ये शुद्ध लाभ पहले से निकाल के दिए हुआ, ध्यान से क्वेश्चन को देख कि करके 50 शुद्ध लाभ 50,000 है। ध्यान से क्वेश्चन को निकाल के देख लो
कि कर के पश्चात शुद्ध लाभ कितना दिया हुआ बेटा? 50,000 दिया हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन पे पहले ही दिया हुआ है शुद्ध लाभ। हाँ बेटा, क्वेश्चन में पहले ही शुद्ध लाभ का अनुपात दिया हुआ है 50,000। बटे में बेटा अपन को शुद्ध विक्रय करना है। बटे में अपन को क्या करना है? शुद्ध विक्रय करना है, बाकी कुछ नहीं करना। बटे में अपन को क्या करना है? शुद्ध विक्रय करना है। एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिएगा। क्या हो गया? रखा था ना, वहां पे रखा था, काम नहीं मिले। एक सेकंड। नहीं मिला? चलो ठीक। हाँ ठीक। तो शुद्ध लाभ अनुपात, ठीक है बेटा, शुद्ध लाभ अनुपात 50,000। क्योंकि आपको पता है कि एक चीज यहां पे और दिया हुआ है कि ये जो शुद्ध लाभ दिया हुआ है वो दिया हुआ है कर पश्चात शुद्ध लाभ 50,000 है। तो कर के पूर्व कितना होगा? 10% टैक्स भी लगा है, तो इस पर 10% पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, 50,000 का 10%, क्योंकि आपको कर के पूर्व वाला चाहिए होगा। तो 50,000 का 10% अगर आप निकालोगे तो सिंपल सी बात है 5,000 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 45,000। तो ये आपका हो गया 45,000। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना हो गया बेटा? 45,000। कितना हो गया? 45,000। माइनस क्यों किया? एक बच्चा बोल रहा सर माइनस क्यों किया? बेटा माइनस इसलिए किया आपका उसमें क्योंकि माइनस हमको करना था, हमारा मन था, इसलिए हमने माइनस किया वहां पे। बेटा माइनस इसलिए किया वहां पे क्योंकि कर के पश्चात शुद्ध लाभ दिया हुआ था ना, अपन को कर के पूर्व शुद्ध लाभ चाहिए होता है। शुद्ध लाभ का मतलब कर के पूर्व होता है, टैक्स नहीं लगा था। क्योंकि वो पश्चात दिया हुआ था 50,000, अपन को शुद्ध लाभ पहले चाहिए था, तो 5,000 अपन ने घटा दिया, 10% दिया हुआ था। अब शुद्ध विक्रय चाहिए होता था। शुद्ध विक्रय कितना है? 2 लाख है। शुद्ध विक्रय कितना है? 2 लाख है। आप कहोगे 2,10,000 में है तो 10,000 हमने घटा दिया, इंटू कर दिया 100। एक बच्चा बोला आंतरिक वापसी, मिस्टेक लिखा दिया क्या वहां पे? एक बार उसको सुधार लेना, वहां पे जो लिखा है वो आंतरिक वापसी का मतलब होता है विक्रय वापसी। शायद वहां पे मैंने मिस्टेक लिखा दिया है, सो सॉरी, है ना, सो सॉरी, उसको सुधार लो बेटा। आंतरिक वापसी का मतलब विक्रय वापसी होता था, बाई मिस्टेक वहां पे गलती कर दी मैंने। आंतरिक वापसी का मतलब विक्रय वापसी होता था और बाह्य वापसी का मतलब क्रय वापसी होता था। सो सॉरी, वहां पे बाई मिस्टेक लिखा दी मैंने, उसको सुधार लेना। ठीक है, क्रय वापसी होता था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना आंतरिक वापसी 10,000 है, तो इसका मतलब वो क्रय वापसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्रय वापसी, विक्रय वापसी की। ठीक है, बाह्य वापसी होता है तो इसका मतलब क्रय वापसी है। क्योंकि अभी केवल एक ही चीज है तो इसलिए समझ में आ जाएगा, 2 होती तो दिक्कत आती। भाई 2,10,000 आपका विक्रय है और आंतरिक वापसी दिया हुआ 10,000, तो आंतरिक वापसी का मतलब मैंने क्या बताया? विक्रय वापसी। उसको सुधार लेना। शायद मैंने वहां पे आंतरिक वापसी में वहां पे क्रय वापसी लिख दिया, तो उसको थोड़ा सुधार लेना। ठीक है बेटा, ये आपका आ जाएगा 22.5%। 22.5%। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? तो 2 चीजें यहां से भी आपने सीखी कि ये चीजें आप याद रखना। बाई मिस्टेक मेरे से वहां पे निकल गया था, एक्चुअली मैं भी इंसान हूं। आंतरिक वापसी का मतलब विक्रय वापसी होता है, बाह्य वापसी का मतलब क्रय वापसी होता है। और शुद्ध लाभ अनुपात में ये क्रय के पश्चात मतलब टैक्स के पश्चात है, तो टैक्स के पहले वाला चाहिए, टैक्स के पहले वाला चाहिए, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है बेटा? ओके, चलो ठीक है। तो मुझे लगता है आज की क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी। तो आप लोग निश्चित रूप से सकल लाभ शुद्ध लाभ तो आज पढ़ ही लिए हैं। कल हम लोग इकट्ठा संचालन अनुपात और व्यय अनुपात के बारे में दोनों एक साथ चर्चा कर लेंगे। ठीक है बेटा? कल। और फिर अपन इकोनॉमिक्स को भी ले लेंगे, उसको भी। राष्ट्रीय आय का एक वीडियो बचा है, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगली यूनिट हम लोग जल्द चालू कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, तो बस बेटा थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए सुबह होकर के। ठीक है, तो बाय एंड गुड नाइट। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, ताकि आप अपना भी नाम रोशन करो, मेरा भी नाम रोशन करो, और अपने माता पिता का सबसे ज़्यादा नाम रोशन करो। क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे रास्ते पे चलते हुए और अच्छे मुकाम को हासिल करे। और निश्चित रूप से अगर आप अपने जीवन में कुछ अपने माता पिता को दे सकते हैं तो केवल वही है कि उनकी खुशी, और उनकी खुशी यानी आपकी पढ़ाई, और आपकी पढ़ाई यानी आपका रिजल्ट, और आपका रिजल्ट यानी आपकी नींद हराम, यानी आपको सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं। बाय एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।